वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IT स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ BL पाटीदार, आई एम ए ट्रेनिंग ऑफिसर। और आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के न्यू क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल 2 IT लिटरेसी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक नियमित क्वेश्चन CPT एग्जाम में पूछे गए हैं नियमित क्वेश्चन बैंक से, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही इससे पहले हम मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस देख चुके हैं, उसके ऊपर एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने वो मॉड्यूल 1 नहीं देखा है, उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ जाकर आप मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे मॉड्यूल 2 के पहले प्रश्न के साथ। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। एक बाइट इक्वल्स टू एंड क्वेश्चन मार्क। तो एक बाइट में टोटल 8 बीट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर की बात की जाए तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, वे सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, हार्डवेयर होती है, जिसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सभी हार्डवेयर कहलाती है। और वो चीज़ें जो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग टच नहीं करते हैं फिजिकली, वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, उसे कहा जाता है। A program that infects other program by modifying them is called virus। क्या कहेंगे उसे हम, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रिक्त स्थान कहा जाता है। A software application used to enable a computer's users to locate and access web page is called। मतलब किसी भी वेब पेज पे हमें पहुंचना है, हमें कोई चीज़ सर्च करना है, तो जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं सिस्टम में, तो एक वेब एड्रेस पे हम पहुंच जाते हैं। तो किसके माध्यम से सर्च करते हैं हम लोग, वेब ब्राउज़र। जहाँ पर भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, सभी क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी एड्रेस पे पहुँचते हैं, तो वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को कहा जाता है। An illegal activity committed on the internet is called साइबर क्राइम। क्या कहते हैं उसको हम लोग, साइबर क्राइम या साइबर अपराध। अवैध गतिविधि जो भी हम इंटरनेट पे करते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आती है, साइबर अपराध कहलाता है। और ये सब इलीगल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है, उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क that span a regional, national or a global area is called वाइड एरिया नेटवर्क, वेन। क्या कहते हैं उसको, वेन। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे ही जैसे लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे ही वेन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीपीयू में रिक्त स्थान शामिल होता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट एंड ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। तो सीपीयू के अंदर नियंत्रण इकाई और ALU होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
सीपीयू का तात्पर्य है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी के सभी एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आईटी लिटरेसी से क्वेश्चन बहुत इजी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो में से पूछा जाए और आपसे ना बने। सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली करके आएंगे अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज? कम डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। जहाँ भी कम डिस्टेंस के लिए हमें कोई नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हम लेन का प्रयोग करेंगे, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं? यदि हम किसी को मेल कर रहे हैं और मेल जिसको मेल करना है उसके साथ हम किसी और को भी उसकी कॉपी देना चाहते हैं तो उसको हम लोग सीसी में जोड़ेंगे, कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। तो आप ईमेल की रिसिप्ट अगर किसी और को भी देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को हम कहाँ जोड़ेंगे? सीसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो जहाँ भी रो और कॉलम मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल। और सेल के अंदर ही हम डाटा लिखते हैं। कोई भी चीज़ अगर एक्सेल में लिखी जाती है तो वो किसके अंदर लिखी जाती है? सेल के अंदर। और सेल कैसे बनती है? रो और कॉलम जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, तो मैं यहाँ पर ये जो डार्क किया हुआ पोर्शन है ये एक सेल है और इसका जो नाम अगर सेल का क्या होगा तो पहले नाम आएगा कॉलम का, तो कॉलम हो गया एच आपका और रो आएगी उसके बाद रो हो गई 3। तो इस सेल का नाम हो गया H3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H3 इस सेल का नाम हो जाएगा। ऐसे ही और भी एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन है, तो आगे आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे फार्मूलाज वगैरह रहते हैं एक्सेल में और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। इस टाइप से चीज़ें पूछी गई है एग्जाम में पहले भी, तो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को रिक्त स्थान है के रूप में जाना जाता है। इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। तो वर्कशीट के कलेक्शन को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारी वर्कशीट रहती है, जब भी हम एक्सेल फाइल खोलते हैं या न्यू एक्सेल फाइल लेते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ऐसे अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी शीट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब इस शीट का जो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है पूरा, ये एक वर्कबुक कहलाता है। उसको पूरा क्या कहते हैं? वर्कबुक। एक एक्सेल की अगर फाइल की बात करें, एक नॉर्मल एक्सेल आपने न्यू फाइल ली है तो वो एक वर्कबुक कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल में फार्मूला डालने के लिए हमें प्रविष्टि को रिक्त स्थान है ऑपरेटर से शुरू करना होगा। इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। तो जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले एक प्लस टू का सिंबल लगाते हैं, यानी कि बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कि एक्सेल में जब भी हम कोई चीज़ में फार्मूला लगाना है हमें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, तो सबसे पहले क्या लगाएँगे? इक्वल्स टू का सिंबल सबसे आगे रखेंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस पेंट में कौन-सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? इन एमएस पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड? तो जेपीईजी भी आप उसमें इमेज बनाते हैं, जीआईएफ फाइल भी बनाते हैं, पीएनजी फाइल भी उसमें हम बना सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट फाइल हम लोग एमएस पेंट में नहीं बना सकते हैं। वो किस में बनती है? वर्ड फाइल में। ये जो .doc जो एक्सटेंशन है वो किसका होता है? वर्ड फाइल का होता है। इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो एमएस पॉइंट में डॉक्यूमेंट फाइल हम नहीं बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी .doc, और डीओसी का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हम पेन ब्रश में नहीं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिविन्यास में पाठ लंबाई के अनुसार मुद्रित किया जाता है? जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह में फाइल बनाते हैं या प्रिंट लेते हैं, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन हमेशा हमसे पूछे जाते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो लंबाई के अनुसार अगर हम प्रिंट आउट लेते हैं, तो वो पोर्ट्रेट मोड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट मोड। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथवाइज? लंबाई के अनुसार जहाँ भी हम टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे पेपर को, तो वो पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। देखिए, इस प्रकार से अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे, तो ये पोर्ट्रेट मोड कहलाता है, और चौड़ाई में अगर पेज पे हम प्रिंट आउट लेते हैं, तो ये लैंडस्केप मोड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लंबाई के अनुसार अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो पोर्ट्रेट मोड कहलाएगा, और लैंडस्केप मोड कब कहलाएगा? जब चौड़ाई के अनुसार हम उसका प्रिंट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिविन्यास में पाठ चौड़ाई के अनुसार मुद्रित किया जाता है? इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज? देखिए, इससे पहला लेंथ वाइज पूछा था, अभी पूछा है विड्थ वाइज। तो मैंने बताया आपको ये लंबाई के अनुसार पोर्ट्रेट मोड और चौड़ाई के अनुसार लैंडस्केप मोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्केप मोड। तो यहाँ पर लैंडस्केप मोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वापिस से आप देख लीजिए, लंबाई के अनुसार पोर्ट्रेट मोड और चौड़ाई के अनुसार लैंडस्केप मोड। तो आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन भी देखिएगा अच्छे से कि वो लेंथ वाइज पूछा है उसमें या विड्थ वाइज पूछा है। लेंथ मतलब पोर्ट्रेट और विड्थ मतलब लैंडस्केप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों को क्या करता है? संक्रमित करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है, ये वायरस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो यानी कि एक्सेल फाइल जो होती है, जब भी हम उसको सेव करते हैं, तो लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है वो उसका नाम क्या होता है? जैसे वर्ड फाइल है, तो वर्ड फाइल में पीछे आएगा .doc। कोई पावर पॉइंट की अगर हम बात करें, पावर पॉइंट हमने लिया है, कोई स्लाइड बनाई है उसमें, और उसको सेव करेंगे तो वहाँ पे आएगा .ppt। तो ऐसे ही बात की जा रही है कि कोई एक्सेल फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, तो वो होता है .xls। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .xls। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xls। वापिस से वही क्वेश्चन है, और आंसर भी वही रहेगा इसका, .xls। क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, पीडीएफ में रिपीट क्वेश्चन था, तो मैंने भी उसको यहाँ पर रिपीट ले लिया है, क्योंकि यदि आप पीडीएफ के साथ इसको मैच करेंगे, इस वीडियो को या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, आप तो आपका जो पीडीएफ में कंटेंट है वैसा का वैसा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा,
क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करने में, क्योंकि जो भारत स्किल की जो पीडीएफ है जो निम्न क्वेश्चन बैंक की, उसमें आंसर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, केवल क्वेश्चन और आंसर है। और मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को के आंसर को एक्सप्लेन किया है, ताकि इजीली आप चीज़ें याद कर सकें। बाकी अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है, आप उसको याद करिए, तो वहाँ पर आपको रटना पड़ेगा चीज़ें, और जब आप वीडियो में देख कर समझेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेन का विस्तार है, लेन का पूरा नाम पूछा गया है, तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। द एक्सपेंशन ऑफ लेन इज लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएएम, रैम का विस्तार है। द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का विस्तार है, रोम का फुल फॉर्म पूछा है, तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। WAN, वेन का विस्तार है, तो वेन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमएस भाषा में ASAP का क्या अर्थ है? व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज? तो SMS की भाषा में ASAP का अर्थ होता है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ए का मतलब होता है एज, एस का मतलब होता है सुन, फिर ए का मतलब एज, और पी का मतलब होता है पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड? तो कॉपी कमांड के लिए जो शॉर्टकट की होती कंट्रोल+C। कॉपी से सी, कॉपी स्टार्टिंग वर्ड है सी, तो कंट्रोल+C इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड? तो कट कमांड के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल कमांड? तो सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल A। हमें जब पूरा मैटर जो रहता है वर्ड फाइल के अंदर या एक्सेल के अंदर, अगर सभी का सभी सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ A को प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल और A को प्रेस करेंगे तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+A। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर कंट्रोल+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? तो पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। तो कंट्रोल के साथ अगर V हम प्रेस करेंगे तो हमने जो चीज कॉपी की थी या कट किया था उसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+V। चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है? व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम? देखिए एक्सेल शीट में एक्चुअली सेल होती है, तो जब भी कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है, जब रो और
कॉलम प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ पर सेल का निर्माण होता है, और सेल का जो एड्रेस होता है वो पहले आता है कॉलम का नाम और फिर आता है रो का नाम। तो कॉलम जो होते हैं वो ए बी सी डी इस फॉर्म में होते हैं, और जो रो होती है आपकी वो 1 2 3 4 के फॉर्म में होती है। तो आप खुद ही सोचिए कि चौथे नंबर का कौन सा कॉलम होगा। तो पहला कॉलम है ए, दूसरा कॉलम बी, तीसरा कॉलम सी और चौथा कॉलम है आपका डी। तो डी हो जाएगा आपका चौथा कॉलम, और चौथी रो कौन सी होगी? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला, तो ये डी हो गया आपका 1 2 3 और 4। डी चौथे नंबर पे आ रहा है तो ये आपका चौथा कॉलम हो गया, और चौथी आपकी ये रो हो गई। तो डी और 4 ये सेल का एड्रेस हो गया। तो ये D4 यहाँ पर इसका एड्रेस हो गया। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। वो ऑन करेंगे अभी। देखिए इस सेल पे अगर हम जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। ये C4, ये C1, C2, C3, C4, ऐसे ही D1, D2, D3 और ये D4। यहाँ पे जाके हम लोग इस प्रकार से हम सेल को उसका नामकरण करते हैं, सेल का एड्रेस होता है। तो पहले आता है आपका रो, पहले आता है कॉलम और फिर आती है रो। तो चौथा कॉलम डी और चौथी रो 4। तो ऐसे D4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ई की बात करें तो ये ई और ये 5, तो ये पांचवा आपका क्या है? कॉलम है, और ये अलग अलग रो है। उसके हिसाब से इसका एड्रेस डिसाइड होता है। तो यहाँ पर D4 की बात हो रही थी। तो ये एक्सेल शीट होती है, जिसने सिस्टम नहीं चलाया, जिसने एक्सेल नहीं देखी है, उसके लिए ये है कि यहाँ पर आप देखिए, तो ये डी है आपका और ये 4th नंबर है। तो इस प्रकार से उसका नाम देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, पहले आएगा आपका कॉलम और पीछे आएगा रो। तो स्टार्टिंग वर्ड अल्फाबेटिकल होगा डी, और पीछे आएगा न्यूमेरिकल वर्ड 4। तो D4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में नए बनाए गए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या है? तो विंडोज में जब हम भी नया फोल्डर के लिए नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है? न्यू फोल्डर। तो ये न्यू फोल्डर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या देता है? विंडोज न्यू फोल्डर के नाम से ही उसका नाम आता है। फिर उसके बाद हम उसको रीनेम करके उसका नाम चेंज करते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसा आपको सुविधाजनक होता है वैसा हम उसका नाम रखते हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर उस न्यू फ़ोल्डर लेंगे, कोई भी नया फ़ोल्डर बनाएँगे, तो उसका नाम न्यू फ़ोल्डर के नाम से ही विंडोज़ आपको देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। FYI एसएमएस का विस्तार क्या है? व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FYI एसएमएस? तो FYI का फुल फॉर्म होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए। एफ का मतलब होता है फॉर, वाई का होता है यूअर और आई का होता है इंफॉर्मेशन। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी हटाई गई फाइलें कहाँ संग्रहित की जाएगी? वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। अगर सिस्टम में हम कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। विंडोज के अंदर रिसाइकल बिन, कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे डेस्कटॉप पे एक रिसाइकल बिन बना होता है। तो हम कोई भी चीज हम डिलीट करते हैं तो सभी कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रिसाइकल बिन के अंदर जो फाइलें होती हैं हम उन्हें वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, वापस से उसे अपने ओरिजिनल जगह पर लाकर रख सकते हैं। तो रिसाइकल बिन में डिलीट होने के बाद फाइल रिसाइकल बिन में रहती है, वहां से डिलीट करने के बाद वो परमानेंट डिलीट होगी।
लेकिन अगर आप नॉर्मली डिलीट करेंगे किसी फाइल को तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी टेलीफोन लाइन पर हम पीसी से जोड़ते हैं तो उसके लिए हम मॉडेम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ पीसी? पीसी को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन से हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, एक कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं है? विच वन इज डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? अनुमान लगाने में मुश्किल पासवर्ड का इस्तेमाल करें, पासवर्ड किसी को भी बताएं, समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लें, या लैपटॉप हार्ड ड्राइव और मोबाइल डिवाइस को इनक्रिप्ट करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड किसी को भी बताएं। तो आपको पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड आपको किसी को भी नहीं बताना है, तो ये बात आपको नहीं करना है, पासवर्ड किसी को भी बताएं वाली बात आपको नहीं करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। कि पासवर्ड हम किसी को भी बताते जा रहे हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर है? आपकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है फिर, आपका पासवर्ड कोई भी यूज़ कर सकता है, आपका डाटा लीक हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड किसी को भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है? ईमेल भेजना, ईमेल भेजना कोई साइबर अपराध नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी, ये भी कोई साइबर अपराध नहीं है। ऑनलाइन जुआ, बिल्कुल ऑनलाइन जुआ एक साइबर अपराध है। ऑनलाइन गेमलिंग कहते हैं उसको, ये करना एक साइबर अपराध है। ध्यान रखना कि साइबर क्राइम के अंतर्गत क्या आएगा, ऑनलाइन गेमलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फाइल प्रबंधन उपकरण विंडोज के साथ आता है? विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम विथ विंडोज? तो विंडोज के साथ विंडोज एक्सप्लोरर साथ में ही आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन वो होता है जिससे हम वेब पेज पे पहुंचते हैं, वेब पेज का पता लगाते हैं। विच वन इज अ सर्च इंजन? तो इसमें से सर्च इंजन कौन सा है आपका? गूगल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप, ये सारे के सारे सर्च इंजन है, ये गूगल क्रोम हो गया, ये मोजिला हो गया, ये ओपेरा हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके सर्च इंजन है। यहाँ से जाकर हम लोग किसी भी वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? वापिस से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए उसने। विच वन इज अ सर्च इंजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याहू। याहू भी एक सर्च इंजन है, याहू के माध्यम से भी हम किसी भी वेब पेज पर जिसको हम खोजते हैं वहां पर पहुंच सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर याहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? आउटलुक एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट्स या मोजिला? तो फेसबुक यहाँ पर क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, व्हाट्सअप, आपका यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी की सारी साइट कैसी है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। कौन सा एक वेब ब्राउजर है? फिर से यहाँ पे वेब ब्राउजर के बारे में पूछा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक क्या है आपका वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4-5 वेब ब्राउजर हैं, इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया,
ओपेरा मिनी हो गया, क्रोम हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। ये मेनली इन्हीं वेब ब्राउज़र का यूज़ आजकल फ्रीक्वेंटली होता है, ज़्यादातर इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, जॉयस्टिक, मॉनिटर या प्रिंटर? तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम सीपीयू को कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल प्रोवाइड करने वाली डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर तो इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता है क्योंकि स्पीकर से हम लोग साउंड सुनते हैं, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है स्पीकर तो। जॉयस्टिक, बिल्कुल जॉयस्टिक एक गेम खेलने वाला, एक हाथ से चलने वाला एक, जिससे हम बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, वो जॉयस्टिक कहलाता है। वो एक इनपुट डिवाइस है, उसके द्वारा हम लोग सिग्नल देते हैं अंदर और उसी के हिसाब से अंदर सॉफ्टवेयर वर्क करता है। गेमिंग सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ रन कर रही है, अंदर दौड़ रही है, गन चल रही है, तो ये सभी किसके द्वारा होता है? जॉयस्टिक के द्वारा। मॉनिटर, मॉनिटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो जॉयस्टिक है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। तो ये देखिए, ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये जॉयस्टिक है, ये माउस, ये लाइट पेन, ये वेबकैम और ये माइक्रोफोन, ये सभी के सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट की गति या क्रियाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग अक्सर वीडियो गेम में किया जाता है। इसमें आमतौर पर एक हैंडल या लीवर होता है जिसे अलग-अलग दिशाओं में झुकाया या धकेला जा सकता है। तो ये जॉयस्टिक है, इसी के हिसाब से कमांड हम देते हैं इस लीवर के माध्यम से। जैसा इस लीवर को टर्न करेंगे वैसी ही कमांड हम दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम कोई भी आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। माइक, माइक इनपुट डिवाइस है क्योंकि माइक के माध्यम से हम कोई भी साउंड सिग्नल उसको इनपुट देते हैं। माउस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? तो प्रिंटर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर प्रिंटर आपका राइट आंसर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर जो है वो कोई भी स्टोर नहीं करता है, बाकी सारी की सारी मेमोरीज वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। प्रिंटर का काम केवल कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, कोई भी वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, इन सभी को क्या करता है वो? प्रिंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर, जो कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन सा नुकसान है? जो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसका क्या नुकसान है? तो इसका नुकसान है मेक एडिक्टिव, यानी कि व्यसनी बनाए, इनकी आदत लग जाती है, हम हमारी लत लग जाती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट का? कि ये हमें व्यसनी बना देती है, इसकी आदत लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस शब्द का समानार्थी शब्द दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? एमएस, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम एमएस वर्ड में कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो कोई चीज़ हमने टाइप करी है, उसी से मिलता-जुलता वर्ड अगर कोई और है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो कौन-सा ऑप्शन ये हमें दिखाता है वहाँ पर कि इस शब्द का एक और मीनिंग है?
उस ऑप्शन को हम कहते हैं थिसॉरस या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है थिसॉरस। तो ये जो है, ये वाला ऑप्शन हमें ये बताता है एमएस वर्ड के अंदर कि जो आपने टाइप किया है कोई भी वर्ड, इसका एक और पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, सूरज, भानु, ये सभी सूरज के समानार्थी शब्द हैं। तो आपने एमएस वर्ड में टाइप किया सूरज, तो एक विकल्प है वहाँ पर थिसॉरस ऑप्शन है, वो आपको बता देगा कि सूरज के और भी अर्थ होते हैं, जैसे भानु, सूर्य, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि इसके कौन-कौन से समानार्थी शब्द हैं। तो किस ऑप्शन के द्वारा हम उस समानार्थी शब्द को ढूँढेंगे? तो वो ऑप्शन होता है थिसॉरस। इसके माध्यम से हम समानार्थी शब्द ढूँढते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आप एटीएम से ₹500 निकालते हैं, एटीएम मशीन से ₹5000 निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा नैतिक रूप से सही होगा? You withdraw Rs 500 from an ATM. The ATM machine gives out Rs 5000. Which of the following would be ethically correct? एथिकली करेक्ट मतलब आपने एटीएम से ₹500 की डिमांड करी, आपने एटीएम कार्ड लगाया, उसमें पिन डाले और आपने ₹500 उसमें फीड किए, लेकिन उसने आपको कितने दे दिए? 5000। तो आप क्या करेंगे? या तो मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या करेंगे? सीधी-सी बात है, आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे कि बैंक में जाकर कि मशीन जो है आपकी वो गलत आ गई हो गई है। मैंने केवल ₹500 अमाउंट डाला था और उसने कितना दिया आपको? 5000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकायत करें, मेक अ कंप्लेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये वीडियो कैसा लगा आपको, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। आईटीआई की जितनी भी ट्रेड्स हैं, उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है। तो अपने जितने भी दोस्त हैं, किसी भी ट्रेड में अगर आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको इस वीडियो को शेयर करके बताइए। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।